हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द एंटरप्रेन्योर इज सपोज टू क्रिएट आइडियाज़ एंड पुट देम इनटू इफेक्ट इन फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक एंटरप्रेन्योर है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो आइडिया को डेवलप करेगा और उनको पुट करेगा किस चीज़ में, इनटू इफेक्ट इन फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो उसका जो पालन पोषण है उसमें ये अपने बहुत सारे आइडियाज़ लाएगा, उस आइडिया को पुट करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना हेल्प वो प्रोवाइड करेगा। ही इज़ द पर्सन, ये वो व्यक्ति है हु आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटीज, वो अवसरों को पहचानता है, क्रिएट्स एंड अरेंजेस रिसोर्सेज, और जितने भी रिसोर्स हैं, साधन हैं, उनको तैयार करता है, उनको इकट्ठा करता, अरेंज करता है, एंड इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। और अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस इंटरप्राइज के परफॉर्मेंस के लिए। ही प्लेज अ पिविटल रोल इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द कंट्री। देखिए, देश के हर एक क्षेत्र में उसका बहुत ही प्रधान योगदान रहता है। देखिए, इसके जितने भी रोल्स हैं उनमें से फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ इनोवेटिव चेंजेस। तो जो इनोवेटिव नवीनीकरण चेंजेस है वो ये लाएगा, वो क्रिएट करेगा। अन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स फॉर चेंजेस। तो एंटरप्रेन्योर जो है हमेशा चेंज ही खोजता रहता है। कंटिन्यूअस ड्रीमिंग हेल्प्स इन आइडिया क्रिएशन। लगातार सपना देखना, मतलब ये सोते हुए सपना नहीं, एक तरह से अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने ड्रीम देखना। तो कंटिन्यूअस ड्रीमिंग हेल्प्स इन आइडिया क्रिएशन। तो कंटिन्यूअस जो ड्रीम देखता रहता है उससे उसको आइडिया मिलता है। आइडिया क्रिएशन फैसिलिटेट्स क्रिएटिविटी इनोवेशंस। अब आइडिया जो क्रिएट हुआ उससे क्रिएटिविटी इनोवेशंस वो उत्पन्न होता है, विच आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट है क्रिएटिव आइडियाज़ का। वायबल इनोवेशंस लीड इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। अब जो वायबल इनोवेशंस है, जो साध्य इनोवेशंस हैं, वो लीड करते हैं इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर को, उसी के अनुसार इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर वो चलता रहता है। Entrepreneur is responsible for combining the factors of production in an effective way to enlarge the production base। अब जो इंटरप्रेन्योर है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, फॉर कंबाइनिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पादन जितने भी साधन, जितने फैक्टर्स हैं, उनको वो कंबाइन करेगा, एक साथ लाएगा, इन एन इफेक्टिव वे, इफेक्टिव तरीके से, टू इनलार्ज द प्रोडक्शन बेस, ताकि उससे प्रोडक्शन का बेस जो है वो विस्तृत हो जाए। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज़ एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। एंटरप्रेन्योर जो है नया नया आइडिया और नए नए फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी इंट्रोड्यूस करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू इंट्रोड्यूस न्यूअर एंड न्यूअर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो हमेशा नई से नई तकनीक वो इंट्रोड्यूस करने का कोशिश करते रहता है प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए। एन एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू कंटिन्यूअस इनोवेशन। तो जो एंटरप्रेन्योर है लगातार नवाचार के साथ, लगातार कंटिन्यूअस इनोवेशन के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है। सेकंड है प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, पूंजी निर्माण में ये मदद करता है, प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योर्स
promote capital formation by mobilizing आइडियल सेविंग्स ऑफ पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के पास जो आइडियल सेविंग्स है, मतलब जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ पैसा है, उसको ये मोबिलाइज करता है, मतलब पब्लिक के पास से निकाल कर किसी दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट करवाता है। कंपनसेटिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क थ्रू एडिकेट रेट ऑफ रिटर्न्स इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। कंपनसेट करेगा इन्वेस्टमेंट रिस्क को थ्रू एडिकेट रेट ऑफ रिटर्न। अब जैसे पब्लिक के पास जो पैसा है, तो पब्लिक पैसा कहीं अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो इन्वेस्ट करने में भी रिस्क तो है, तो उस रिस्क किस चीज़ का, मान लिया अगर पब्लिक के पास पैसा है, वो पैसा इन्वेस्ट करेगी तो उसको ये डर लगा क्या पता इस पर प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, शेयर मार्केट गिर गया तो उसका पैसा डूब भी सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर जो एक एडिकेट रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता है, जैसे कि मान लिया अगर इसने 6% रिटर्न प्रोवाइड किया तो 6% प्रॉफिट तो इन्वेस्टर को मिलेगा ही, तो ये एडिकेट रेट ऑफ रिटर्न देगा। इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जब रिटर्न मिलेगा पब्लिक को, तो फिर पब्लिक का जो रिस्क था वो समझ एक तरह से कंपनसेट हो गया, अब वो रिस्क पब्लिक को नहीं रहा, तो ये रिटर्न देने वाला कौन है, एंटरप्रेन्योर ही देगा। विथ दिस अप्रोच एंटरप्रेन्योर मोटिवेट्स द पब्लिक फॉर मोर सेविंग्स। और इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है वो पब्लिक को मोटिवेट करता है ज़्यादा सेविंग करने के लिए। बिजनेस आइडियाज़, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। देखिए, बिजनेस आइडिया, क्रिएटिविटी और इनोवेशन ये सब इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फॉर डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए इन द कंट्री, किसी भी देश में। एक्चुअली ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चैनलाइजिंग सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस which in turn gives a multiplier effect to the process of capital formation। देखिए, एक्चुअली बताया कि वो जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर चैनलाइजिंग सेविंग्स को चैनलाइज करने के लिए, सेविंग्स को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए, सबका कड़ी बनाने के लिए। जैसे आम जनता के पास जो छोटा छोटा सेविंग्स है उसको इकट्ठा करके अपने पास ले आया, तो सारा सेविंग्स क्या हो गया, चैनलाइज हो गया, और उसको कहाँ पे यूज़ करेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करेगा, फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, विच इन टर्न बदले में क्या देता है, गिव्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में ये मल्टीप्लायर इफेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कैपिटल जो कई गुना बढ़ जाता है। दे एम्प्लॉय देयर ओन एज वेल एज बोरोड रिसोर्सेज फॉर सेटिंग अप देयर इंटरप्राइजेस। अब वो जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना पूंजी भी लगाते हैं और बोरोड मतलब लोन लिया पूंजी भी लगाते हैं अपने इंटरप्राइज को सेट करने के लिए। सच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ लीड टू वैल्यू एडिशन एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो इस तरीके का जो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है ये बढ़ावा देता है किस चीज़ को, लीड टू वैल्यू एडिशन एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ के क्रिएशन में और उसके एडिशन में, मतलब धन को ये बढ़ाता है, उनको बनाता है, विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि बहुत ही आवश्यक है किसी भी देश के इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और इकोनॉमिक आर्थिक विकास के लिए। थर्ड है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो पता ही कि अगर वो अपना एक इंटरप्राइज खोलेगा तो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कर लिया और अपने इंटरप्राइज में बहुत सारे लोगों को काम में रखेगा तो उनको भी रोज़गार मिल गया। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़, तो बहुत सारे इकोनॉमी में खास करके जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया आर फेसिंग एक्यूट प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो है एक्यूट प्रॉब्लम है वो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी विकासशील देश में। एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द
अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है वो बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। विथ द सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर सर्विस यूनिट्स बाय एंटरप्रेन्योर्स in different sectors like teeny, small, medium and large sectors of the country, job opportunities are created for others। तो आप देखिए जितने भी इंटरप्रेनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेटअप कर रहे हैं वेंचर्स इंटरप्रेनर, और उसमें जो लार्ज है, मीडियम है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये छोटे छोटे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। दस थ्रू सेटिंग अप इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो इस तरीके से वो सेट करते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ही क्रिएट्स जॉब फॉर हिमसेल्फ एंड टू द अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इन द सोसाइटी। इस तरीके से वो अपने लिए भी जॉब क्रिएट कर लिए, मतलब खुद भी काम पे लग गए, और सोसाइटी में जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको भी काम दे देते हैं। Besides these enterprises grow, providing direct and indirect employment opportunities to many more। तो ये जो ग्रो कर रहे हैं अपने इंटरप्राइज, उसके अलावा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ जैसे कि अगर एक आयरन फैक्ट्री खोल गई तो वो अपना एग्जाम्पल टाटा स्टील का ही लेते हैं, तो टाटा स्टील जब खुली है तो अपना तो स्टील का काम कर रही है, लेकिन वो अपने लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहेगी, जैसे कि उसको आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ये सब, तो उसका कोल का डिमांड बढ़ेगा। तो ये अपनी खुद है स्टील इंडस्ट्री, लेकिन डिमांड कर रही है कोल का, कोयला का, तो कोल इंडस्ट्री में भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। इन दिस वे entrepreneurs play an effective role in reducing the problem of growing unemployment in persons in the country। तो अब देश में जो लोगों के बीच अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है उसको घटाने में एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही मदद करते हैं, which in turn clears the path towards economic development of the nation। अब जो कि है एक रास्ता बनाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेशन का। फोर्थ है प्रमोशन ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। मतलब कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का मिला जुला करके विकास किया जाएगा ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। द बेसिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट। अब देखिए अभी जो हमारा प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट, जो वर्तमान इन्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ये पहचानता है। इसका बेसिक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर्स का। एंटरप्रेन्योर्स हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज़ थ्रू सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन लेस डेवलप्ड एंड बैकवर्ड एरिया। तो ये जो कम विकसित और बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जिसके थ्रू ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ फॉर बैकवर्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स एंड जीरो इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट। तो भारत सरकार और राज्य सरकार ये अलग अलग सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, खास करके बैकवर्ड एरिया में और जीरो इंडस्ट्री एरिया में। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स वो बैकवर्ड एरिया में अपना इंडस्ट्री वो लोग इस्टेब्लिश करते हैं। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इन दीज एरियाज लीड्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक बेनिफिट्स। अब वैसे एरिया में इंडस्ट्री का लगना, इससे पब्लिक बेनिफिट्स बहुत सारा होता है। अब इसमें कौन कौन से हैं, लाइक रोड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड सोशल इंडोमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सब पब्लिक डेवलपमेंट के काम सारे वहाँ पे हो जाते हैं।
Setting up of more industries lead to more development of backward regions and thereby promoting balanced regional development. बैकवर्ड एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्री बैठेगा तो ज़्यादा वहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, 5th नंबर, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज। ईच एंड एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेचुरल एंड अदर रिसोर्स। हर एक देश के पास अपना प्राकृतिक और अन्य रिसोर्स होते हैं। देयर इज़ नीड to optimize the use of these available natural resources। तो ज़रूरत है कि इसका ऑप्टिमाइज यूज़ किया जाए, मतलब समुचित उपयोग किया जाए इन सारे रिसोर्सेस का। इन दिस कंटेक्स्ट, तो इस संदर्भ में एंटरप्रेन्योर्स कन्वर्ट द लेटेंट एरिड आइडियल रिसोर्सेस। तो अब जो पड़ा हुआ शुष्क और बेकार रिसोर्सेस है लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो लैंड को, लेबर, कैपिटल को, जो कि ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है, उनको ये लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स में और सर्विस में, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड वेल्थ ऑफ द नेशन। तो जब ये गुड्स और सर्विस में ये सारा कुछ बदल गया, बेकार रिसोर्सेज, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है नेशनल इनकम और वेल्थ। विथ द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग स्पेस ऑफ इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट देयर प्राइज एज इनकम एज दीज ओनर्स पुट देयर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। हाँ, देखिए, जो विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग स्पेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़, तो जो उद्यमिता की एक्टिविटीज़ है उनका बढ़ने के कारण ओनर्स ऑफ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स के साधन के जो मालिक है, जैसे मान लिया कोई ज़मीन का मालिक है, ठीक, कोई लेबर है, स्किल लेबर है, तो अपना वो लेबर योगदान दे सकता है। उसके पास, जिसके पास रॉ मटेरियल है, तो वो क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को बेच देगा। ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट देयर प्राइस एज इनकम। तब जो रॉ मटेरियल के जो मालिक थे वो सब अपने रॉ मटेरियल को बेचेंगे तो उनको बदले में कीमत मिलेगा और वो उनका इनकम हो जाएगा। तो ये प्राइस मिला उनको इनकम के तौर पर। एज दीज ओनर्स पुट देयर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पज़, क्योंकि वो जो ओनर थे अपने रिसोर्स को पुट कर दिए प्रोडक्टिव पर्पज़ से, उत्पादन के पर्पज़ से वो लोग अपना रिसोर्स दे दिए, बदले में पैसा ले लिए, तो उनको इनकम हो गया। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज मोटिवेट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द एंटरप्रेन्योर्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइबल वेंचर। तो अवेलेबल अगर रिसोर्स वगैरह होती है, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह अच्छे से किसी एक जगह पे मिल जाए, तो उस जगह पे एक एंटरप्रेन्योर्स अपना वेंचर इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि उसको सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। अब जहाँ पे किसी फैक्ट्री को अपना कच्चा माल, जितने भी रॉ मटेरियल सब ईजिली अवेलेबल हो जाए, वहीं पे वो इंडस्ट्री लगेगी। और जहाँ पे रॉ मटेरियल ही ना मिले तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाता ही नहीं है। दे एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़। तो जो है एंटरप्रेन्योर्स एक्सप्लोर, खोजते हैं, और एक्सप्लॉइट, उसको इस्तेमाल करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। इनकरेज इफ़ेक्टिव रिसोर्सेस, मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल। ये इनकरेज करते हैं इफ़ेक्टिव रिसोर्स को, मोबिलाइज करते हैं कैपिटल और स्किल को। मोबिलाइजेशन मतलब है कि उसको यूज़ में लाना, मतलब गति प्रदान कर देना। जैसे कि अगर पैसा कहीं पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, उसको हम लोग पूंजी में लगा दें, उसको गति प्रदान कर दिया गया, तो उसको गतिशील कर दिया गया, वो हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल। ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स, नया प्रोडक्ट वो लाते हैं, एंड सर्विस, और सर्विस भी लाते हैं नया नया। एंड डेवलप मार्केट्स फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मार्केट भी डेवलप करते हैं। इन दिस वे
दे हेल्प इन इंक्रीजिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एज वेल एज पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल इन द कंट्री। तो इस तरीके से वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाने में मदद करते हैं। द इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैसिलिटेट्स फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अभी जो इंक्रीज हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, तो ये फैसिलिटेट करता है भावी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी। सिक्स्थ है वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी एंड क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। अभी तो हम लोग देखें, जब रोज़गार प्रोवाइड किया जाता है तो जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगे उतना ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। पीपल वेयर अनेबल टू गेट जॉब बिकॉज देयर वॉज नो जॉब एंड दे वर पुअर। देखिए, लोग जो है जॉब पाने के लायक नहीं थे क्योंकि अब जॉब ही नहीं था और वो गरीब थे। ड्यू टू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, अब ये जो उद्यमिता या एक्टिविटी सब हो रहा है उसके कारण अनएम्प्लॉयड पीपल आर गेटिंग जॉब एज अ बेस फॉर इनकम। तो जो बेरोजगार लोग हैं अब उनको रोज़गार मिल रहा है इनकम का बेस के जैसा ही है। नाउ विद द हेल्प ऑफ जॉब एंटरप्रेन्योर्स कैन इंश्योर मोर वेल्थ क्रिएशन by utilizing untapped natural and human resources। तो अब जो है विद द हेल्प ऑफ जॉब की मदद से एंटरप्रेन्योर्स कैन इंश्योर मोर वेल्थ क्रिएशन। एंटरप्रेन्योर जो है अब ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। किस तरीके से? बाय यूटिलाइजिंग अनटैप्ड नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो जो अब तक के अनटैप्ड अनयूज्ड हैं, इसको अभी तक किसी ने टच ही नहीं किया है, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इनेबल्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फेच बेटर प्राइस। तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उनको इस लायक बना देता है ताकि वो बेहतर कीमत प्राप्त कर सके। दिस प्रोसेस स्टिमुलेट्स इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तो इक्विटेबल यानी इक्वेटेड इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करके या फिर बराबरी से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। जो भी धन है, वेल्थ है, संपत्ति और आय है, उन सब का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को ये स्टिमुलेट करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू मोर पीपल एंड जियोग्राफिक एरिया। और कंट्री के हित में, देश के हित में ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र तक, इस सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जितने भी वेल्थ हैं और इनकम है। दस गिविंग बेनिफिट टू लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसके कारण समाज के बहुत बड़े भाग को इसका फ़ायदा मिलता है। इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ ऑल्सो जनरेट मोर एक्टिविटीज़ एंड गिव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी। तो जो इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, ये ऑल्सो जनरेट करता है क्या चीज़? मोर एक्टिविटी, ज़्यादा एक्टिविटी को जनरेट करता है एंड गिव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट प्रोवाइड कर देता है। सेवंथ है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रोपोर्शन बोथ आर इम्पॉर्टेंट। देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये है कि जिस माल का हम लोग आयात करते हैं उसके विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन के लिए अपने देश में कुछ बनाने लगे तो हम लोगों को विदेशों से वो माल आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक्सपोर्ट प्रोपोर्शन, एक्सपोर्ट प्रोपोर्शन मतलब जो माल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उस माल का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग यहाँ उत्पादन करने लगे तो उसका जो प्रोपोर्शन है, अनुपात, वो बढ़ेगा। ये दोनों बोथ आर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फेवरेबल ट्रेड।
Entrepreneurs produce goods and services in large scale for the purpose of earning huge amount of foreign exchange from export. तो ये लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं जिससे इनको जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फ़ायदा मिलता है। ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उत्पादन का लागत वो कम आएगा और उस माल को वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे ज़्यादा फॉरेन करेंसी मिलेगी। एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इनोवेशन ऑल्सो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स which are quite helpful for export promotion and import substitution। ये जो एंटरप्रेन्योर्स है इनोवेशन के द्वारा नया प्रोडक्ट भी बनाते हैं जो कि मददगार है किस चीज़ में, एक्सपोर्ट प्रमोशन में, यानी इससे निर्यात बढ़ेगा, एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने में तो हमारा इम्पोर्ट घटेगा जिससे हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार बचेगा। 10 Import substitution and export promotion ensure economic independence and development of the country। तो इससे जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और कंट्री का डेवलपमेंट वो इंश्योर होता है। 8 है इनकरेजेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को ये इनकरेज करता है। इनोवेशन हेल्प्स इन इफेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन जो है मदद करता है प्रभावी उद्यमिता में, एंटरप्रेन्योरशिप में। विथ द हेल्प ऑफ लेटेस्ट इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस ह्यूज प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्ट वेराइटी। तो अब जो लेटेस्ट इनोवेशन उसके मदद से एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करते हैं ह्यूज प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इंक्रीज होगा इससे प्रोडक्ट का वेराइटी। इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इंश्योर होता है, मतलब कम कीमत में जो है कम लागत में माल बन जाएगा। इम्प्रूव प्रोडक्ट डिमांड एंड सेल्स। इससे इम्प्रूव होगा प्रोडक्ट डिमांड एंड सेल्स वॉल्यूम, तो प्रोडक्ट डिमांड सेल्स का मात्रा वो भी बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो फैसिलिटेट अर्निंग्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। और इसके अलावा अर्निंग और प्रॉफिट ग्रोथ को भी इससे बढ़ावा मिलता है। When an enterprise is established in accordance with the latest technology, तो जब भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई एक इंटरप्राइज इस्टेब्लिश होती है, इट इंड्यूसेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस विच अल्टीमेटली इनकरेजेस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इससे जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड एरिया दोनों के बीच ये लिंकिंग पिन का काम करेगा। तो जिससे होता क्या है, अल्टीमेटली इनकरेजेस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जिससे जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उसका बेहतर उपयोग संभव हो पाता है। 10 इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो इस तरीके से ये उत्प्रेरित करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रोसेस को देश में। 9 है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे जीवन का स्तर वो बढ़ेगा। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी क्रिएट्स जनरेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। दिस प्रोसेस लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम एंड परचेजिंग पावर विच कैन बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखिए जनरेशन को ये जब रोज़गार देगा तो इससे लोगों का इनकम बढ़ेगा और लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो जब इनकम बढ़ेगा तो क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे वो कंजम्पशन में, एक्सपेंडिचर में। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो लोग उस पैसा को यूज़ करेंगे। इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बूस्ट अप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जब लोगों के पास पैसा आ गया और जब डिमांड करेंगे कंजम्पशन करने के लिए तो इससे गुड्स और सर्विस का डिमांड बढ़ेगा और बढ़ने के कारण इंडस्ट्री की एक्टिविटी वही बढ़ेगा क्योंकि माल ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बिकेगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन विल रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब माल ज़्यादा बनेगा तो बताया गया कि इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा, तो जिसके कारण कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिमांड एंड देन फिलिंग इट। तो जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसमें क्या इन्वॉल्व है, डिमांड को क्रिएट करना और फिर उसको बाद में फिल करना। मतलब किसी भी गुड्स या सर्विस का पहले मार्केट में डिमांड क्रिएट करो, फिर उसका करो प्रोडक्शन उस गुड्स सर्विस का और उसको फिर बेच दो।
इंटरप्रेनर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फर्दर इनोवेशंस। तो इंटरप्रेनर्स जो है फर्दर इनोवेशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब बड़े पैमाने पर गुड्स और सर्विस को प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। इट ऑल्सो इनेबल्स द पीपल टू अवेल बेटर क्वालिटी गुड्स। तो ये बढ़िया क्वालिटी का गुड्स लोगों को अवेलेबल करवाता है एट लोअर प्राइसेस, विच रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जिसके कारण लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ जाता है। 10th है फैसिलिटेट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। इंटरप्रेन्योर्स एक्ट एज कैटालिटिक एजेंट। तो वो जो है एक उत्प्रेरक कैटालिटिक एजेंट के जैसा काम करता है फॉर चेंज के लिए, विच रिजल्ट इन चेन रिएक्शन, जिसका रिजल्ट चेन रिएक्शन होता है। मतलब अगर एक जगह किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसका इफेक्ट अन्य क्षेत्रों में ही पड़ते चल जाता है। इसे हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। Once an enterprise is established, the process of industrialization is set in motion. This unit will generate demand for various types of resources, and there will be so many other units which require the output of this unit. देखिए बताया कि अगर कोई एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो उसके डिमांड के कारण बहुत सारे दूसरे और इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर एक स्टील की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है तो अब उसको अगर कोयला का ज़रूरत है तो इस्टेब्लिश हो जाएगी कोल इंडस्ट्री, और फिर कोल इंडस्ट्री को किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी दूसरा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाएगा। और ये जो स्टील इंडस्ट्री है इसका जो भी आउटपुट होगा, मान लिया कि सिर्फ लोहा बना करके छोड़ देती है, तो इसका बनाया हुआ माल किसी दूसरे के लिए कच्चा माल का काम करेगा। जैसे कि अगर कोई बर्तन बनाने वाली कंपनी है तो इससे स्टील लेकर के, लोहा लेकर के बर्तन वगैरह सब बना सकती है। मतलब इस एक न्यू इस्टेब्लिश इंडस्ट्री को कहीं और से कच्चा माल चाहिए, तो जिससे इसको कच्चा माल चाहिए वो एक इंडस्ट्री वो डेवलप करेगी, और इसका बनाया हुआ माल किसी दूसरे के लिए कच्चा माल कैसा काम करेगा तो एक और नई इंडस्ट्री वो डेवलप करेगी। तो इस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होता चल जाता है। यहाँ पे एक चेन बन जाता है डेवलपमेंट का। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। देखो वर्टिकल बोलते हैं वी शेप, ऊपर से नीचे। मतलब जैसे बताया कि अगर आयरन इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर में इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री हो जाएगी, और इसके नीचे जैसे इसने लोहा बना करके छोड़ दिया, मान लिया बर्तन बनाने वाली किसी कंपनी को लोहा दे दिया तो ऊपर से नीचे चलेगा। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि उसी के बराबर में इंडस्ट्री, जैसे एक स्टील इंडस्ट्री को देखकर कोई दूसरा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाए, तो ये कहलाता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमाइज यूज़, समुचित उपयोग वो लोग करते हैं। दिस लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एंड सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स। तो जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एंड सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स। इन दिस वे द एंटरप्रेन्योर्स मल्टीप्लाई देयर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को, दस क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ इंथुसियाज्म। तो अब वो उत्साह का, इंथुसियाज्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, एंड कन्वेइंग एन इम्पिटस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। तो कन्वे करते हैं एक प्रेरणा, इम्पिटस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, उस एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। 11th है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इट इज़ अ बेसिस फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल इंडिपेंडेंस। तो ये पॉलिटिकल और सोशल इंडिपेंडेंस का बेसिस है। सो ईच एंड एवरी कंट्री इज़ required to make necessary efforts
फॉर इंश्योरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसीलिए हर एक देश को ज़रूरी है टू मेक नेसेसरी एफर्ट्स फॉर इंश्योरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी एफर्ट्स है वो उसको करें। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ क्वाइट नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो अब जो है कृषि क्षेत्र का और औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट ये बहुत ही आवश्यक है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए। बोथ दीज सेक्टर्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये दोनों सेक्टर है एक दूसरे के संपूरक हैं और एक्सीलरेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक ग्रोथ फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से जो बहुआयामी इकोनॉमिक ग्रोथ है ये फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को। थस इट इज़ एज्यूम्ड दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। तो इसीलिए ये माना जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फॉर गेटिंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन अ लार्ज स्केल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग ऑफ स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। अब जब एक्सपोर्ट किया जाए गुड्स और सर्विस बड़े पैमाने पर तो इससे मदद मिलता है जो स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज है उसके प्राप्ति के लिए किसी भी देश के लिए, मतलब इससे हमको फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा वो मिलेगा। एफर्ट्स फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री विच अल्टीमेटली कंट्रोल द इम्पोर्ट। अब ये जो एफर्ट किया जाएगा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब आयात को विस्थापित करने के लिए, पर जिस माल का हम लोग आयात करते हैं उसको खुद अगर हम लोग बनाने लगे तो इससे भी फैसिलिटेट करेगा किस चीज़ को, ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। तो देश में ही माल और सेवा बनने लगेगी विच अल्टीमेटली कंट्रोल द इम्पोर्ट्स, जिससे इम्पोर्ट भी कंट्रोल होगा तो हमारा विदेशी मुद्रा जो है वो खर्च नहीं होगा, वो बचेगा। मोर ओवर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एफर्ट्स सर्व द फॉरेन एक्सचेंज फॉर अदर अर्जेंट नीड्स। तो इस तरीके से जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया तो उससे फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी वो दूसरे ज़रूरी कामों के लिए बच जाता है। इन दिस वे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन हेल्प टू इंश्योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, आयात विस्थापन और एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये दोनों मदद करता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता के लिए किसी भी देश की। ओके, थैंक यू।